नमस्कार दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी एक ट्वीट किया जाता है जिसमें एक फ़ोटो शेयर की जाती है, जिसमें वो एक बुके देकर के एल के आडवाणी जी को एक तरीके से कंग्रेचुलेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद में ट्वीट जो किया उसमें ये लिखा कि एल के आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जाएगा। ये हमारे देश के अभी की जनरेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिस्पेक्टेड स्टेट्समैन्स जो भी हुए हैं उनमें से एक हैं। और इनका जो पब्लिक कह सकते हैं ना कि पब्लिक अफेयर में कितना कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो राजनीति में बिताई है। और उसके चलते देश को एक दिशा भी मिल पाई है और उसके चलते इनको आज एक तरीके से एक ट्रिब्यूट देने का मौका मिल रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि एल के आडवाणी जी एक्चुअल में है कौन, ये पर्सनैलिटी कहाँ से आई, किस तरीके से इन्होंने अपनी पॉलिटिकल जर्नी को कंटिन्यू किया, किस तरीके से इंडियन राजनीति की बात करें तो उसमें एक नए करवट का काम था वो इनकी लीडरशिप ने किया। इसके अलावा हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत रत्न अवार्ड जो है वो किस तरीके से दिया जाता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो बने रहिए, जानेंगे हम पूरा डिटेल में। देखो, एल के आडवाणी जी की बात करें ना तो ये 1927 में इनका जन्म हो गया था। अब आप देख लो, उस टाइम पे तो इंडिया अनडिवाइडेड था, इवन हम कॉलोनियल रूल के अंडर चल रहे थे। इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान, आज के टाइम पे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ठीक है, बट उस टाइम पे अनडिवाइडेड इंडिया। और अनडिवाइडेड इंडिया में जो सिंध प्रोविंस था उस प्रोविंस के कराची, आप कह सकते हो, सिटी में इनका जन्म होता है। और ये वैसे वैसे देखा जाए तो इनके ओरिजिन से आपको आइडिया लग गया होगा कि सिंध एरिया में इनका जन्म हुआ। तो ये बेसिकली सिंधी कम्युनिटी जो है ना उससे बिलोंग करते हैं। आप देखोगे कि इन्होंने फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी को एस्टैब्लिश भी किया। इसके पीछे भी एक छोटी सी जर्नी हमें समझनी होगी। पहले हम एल के आडवाणी जी के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। जब 1947 में इंडिया का डिवीज़न हुआ था तो उस टाइम पर आपको पता है कि ईस्टर्न एरिया में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्टर्न एरिया में वेस्ट पाकिस्तान के नाम से दो देश या फिर एक देश बनाए गए जिसके दो बड़ी टेरिटरीज थी। तो उस समय पर जो सिंध वाला एरिया था जहाँ पर कराची लोकेटेड है, आज भी सिंध एक प्रोविंस है पाकिस्तान में, तो वहाँ से आडवाणी जी की फैमिली को माइग्रेट करके और आना पड़ा इंडिया में और ये आकर के सेटल हो गए थे। उस टाइम पर इंडिया की जो बॉम्बे प्रोविंस थी उसमें, वो आपको पता ही है कि उसके बाद में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर गुजराती लोगों के लिए गुजरात बना दिया गया और मराठी लोगों के लिए महाराष्ट्र बना दिया गया। बट शुरुआत में जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो उस समय बॉम्बे प्रोविंस हुआ करता था जहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र दोनों एक साथ थे। तो उस टाइम पर ये बॉम्बे आके सेटल होते हैं। अब आप देखो कि इन्होंने पर्सनली एक छोटी सी उम्र में जब पार्टीशन हो गया 27 से 1927 से लेकर के 47, इसका मतलब कितनी उम्र हुई, 20 साल की। अब आप में से अगर कोई 20 साल का है तो एक बार इमेजिन करो कि आपकी आंखों के सामने पार्टीशन हो रहा है और उसमें आपको अपना घर छोड़ करके, घर बार छोड़ करके, भटकते हुए, दर बदर भटकते हुए आप शेल्टर ले रहे हो कहीं एक दूसरे एरिया में जाकर के। उस परिस्थिति में इनके दिमाग में एक राष्ट्रवाद की भावना जगी और उसी समय पर उन्होंने 1941 में ही वैसे तो आरएसएस ज्वाइन कर लिया था, बट यस, इसके बाद में फिर और ज़्यादा इनके अंदर एक होता है ना कि भावना जो थी वो और ज़्यादा जाग उठी। फिर इन्होंने अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की 1951 में, जब इन्होंने जनसंघ, भारतीय जनसंघ, जिसकी स्टैब्लिशमेंट जो थी वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी। फिर उसी जनसंघ में आप देखते हो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, ठीक है, इन्होंने मिलकर के काम किया। और उस टाइम पर लाल कृष्ण आडवाणी जी जो थे वो एक यंगस्टर के तौर पे काम किया करते थे। आप देखोगे कि इनके साथ में इनके जोड़ीदार बन जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। और इस पॉलिटिकल जर्नी में दोनों ने मिलकर के बहुत सारे एक तरीके से एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे चेंजेस भी लाए। आप देखोगे कि जब 1975 में 25 जून 1975 को जब इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी इंदिरा गांधी जी के समय पे, उस टाइम पर ये लोग जो थे, आप यहाँ पर देख सकते हो, इंडियन हेराल्ड की ये क्लिप है, ओके। आप देखोगे कि ये 26 जून का न्यूज़पेपर है 1975 का। अब आप देखोगे कि यहाँ पर वाजपेयी जी और आडवाणी जी को भी अरेस्ट किया गया था। इनके अलावा जेपी, ठीक है, आप जानते हो कि लोकनायक जेपी नारायण, इसके अलावा मोरारजी देसाई, ओके, अशोक मेहता जी का नाम आपने इंडियन पॉलिटी में पढ़ा होगा कि इनकी कमेटी के अंडर में किस तरीके से जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस चल रहा था, राइट। तो आप देखोगे कि किस तरीके से इन्होंने अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडियन पॉलिटिक्स में एक्टिवली। और इसके पीछे की अगर हिस्ट्री को उठा के देखी जाए ना तो इन्होंने 1967 में
1967 में जब दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के इलेक्शन हुए तो पहली बार ये फर्स्ट चेयरमैन के तौर पर ही लालकृष्ण आडवाणी जी इलेक्ट होते हैं या फिर एक तरीके से काम करना स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद में 1971 में इनकी जब काबिलियत देखी गई तो आरएसएस के एग्जीक्यूटिव के तौर पे भी इनका प्रमोशन हो जाता है। इसी दरमियान 1970 में ये पहली बार लोकसभा में आते हैं, पर ये ध्यान रखें कि लोकसभा में जब इनकी एंट्री हुई तो राज्यसभा में हुई थी, ना कि लोकसभा में। यहाँ पे सॉरी पार्लियामेंट में हुई, मैं लोकसभा बोल रहा हूँ, पार्लियामेंट में इनकी एंट्री होती है राज्यसभा मेंबर के तौर पे। फिर उसके बाद में 1973 में इनको जनसंघ, ठीक है, जनसंघ का ये आप देख सकते हो जो सिंबल था ये दीपक था, ठीक है, इस तरीके से जलता हुआ दिया। ओके, तो इसके फिर बाद में ये प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं। फिर 1980 में जब जनसंघ का पूरा एक तरीके से काया पलट करने का टाइम आता है तब आडवाणी जी ने अटल जी के साथ मिलकर के और फिर उसके बाद में एक नई पार्टी का नाम रखा और नई पार्टी स्टैब्लिश हुई जिसको आज हम बीजेपी बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं। और बीजेपी जैसे स्टैब्लिश होती है तो इन्होंने अपने काम के अंदर एक हिंदुत्व वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको अडॉप्ट कर लिया और उसी के चलते इन्होंने 1980s और 1990s के समय पर ये जो राम मंदिर वाला मुद्दा था इस मुद्दे को एक तरीके से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मैनर में लिया और अपनी एक रथ यात्रा स्टार्ट की थी। रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी गुजरात के सोमनाथ से और वो ख़त्म होनी थी जाकर के 30 अक्टूबर 1991 प्रॉबेबली या 90 को ये यहाँ पे अयोध्या में पहुँचने थे। बट होता क्या है कि बिहार में जब ये पहुँचती है तो वहाँ पर लालू प्रसाद यादव जी की पावर थी वहाँ पे, तो उन्होंने इसको फिर बाद में रथ यात्रा की जो जर्नी थी उसको रोक दिया, अरेस्ट कर दिया। बट एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली क्या होती है कि इस इवेंट के बाद में जब से 1980s के समय पे इन्होंने एक नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी पे काम करना शुरू किया, क्योंकि जनसंघ का आइडिया जो था ना वो मोरलेस सोशलिस्ट था। अब सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना, ठीक है, और थोड़ा सा नेशनलिस्ट टच रखना, वो तो देखो कांग्रेस के पास ऑलरेडी था। तो इन्होंने जो दाव पेच खेले वो कुछ इस तरीके थे कि कैसे भी करके हम लोगों को कैसे रिझा सकें। तो अब आप देखो कि जैसे ही इन्होंने नेशनलिस्ट आइडिया को एकदम टिपिकल मैनर में एक्सेप्ट किया ना, तो 1980s से लेकर के अभी 2019 के इलेक्शन तक आप देख लो कि किस तरीके से बीजेपी के वोट शेयर में लगातार राइज आया। बीच का ये 2004 और 2009 के इलेक्शंस को आप छोड़ दो, 2009 के इलेक्शन में तो वैसे आडवाणी जी को खुद को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पे बीजेपी ने शो किया था, बट यस वो चुनाव बीजेपी एक तरीके से हारी थी क्योंकि मनमोहन सिंह जी की लीडरशिप में यूपीए सेकंड की जो है वो सरकार बन जाती है। वैसे देखा जाए तो आडवाणी जी के बारे में ये एक चीज़ कही जाती है अटल जी के द्वारा, बोला आडवाणी जी नेशनलिज्म के मामले में कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। हाँ, पब्लिक प्लेसेस पे कभी कोई बात हुई सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने अपना स्टैंड थोड़ा सा मॉडरेट कर लिया होगा, बट राष्ट्रवाद की अगर बात आती है ना तो कहीं ना कहीं आडवाणी जी क्या ना अनकम्पेरेबल सिचुएशन में हमेशा रहते थे। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो आडवाणी जी आरएसएस के मेंबर तो देखो 14 साल की उम्र में बनी गए थे, ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ही लिया। इसके अलावा देखा जाए तो अटल जी का जो टेन्योर था, ठीक है, आपने थोड़ा बहुत अगर पढ़ रहा है इस इंडियन पॉलिटी के बारे में, जो कोalition गवर्नमेंट की जो जर्नी स्टार्ट होती है 1996 या 1989 से, तो उसके बाद में बीजेपी की लीडरशिप में 3 बार सरकारें बनती है, ठीक है। तो एक बार 13 दिन चलती है, एक बार 13 महीने चलती है, फिर उसके बाद में 5 साल चलती है। जो 5 साल का टेन्योर था वो एक तरीके से 1999 से 2004 के बीच का था जिसमें अटल जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। आप देखोगे कि इस टाइम पर भी एक पॉलिटिकल सिनेरियो निकल के आता है कि जब प्राइम मिनिस्टर बनने की बात आती है कि बीजेपी कोalition में प्राइम मिनिस्टर बने, तब आडवाणी जी को बैकफिट पे जाने की जरूरत पड़ गई थी। एक तो अटल जी ये सो बोल रहे थे कि देखो प्राइम मिनिस्टर मैं बनूंगा तो ठीक रहेगा, और एक आपने नोटिस किया होगा कि अटल जी को ऐसा कहा जाता था कि आप जो है वो ऐसे आप हो तो एकदम परफेक्ट इंसान पर गलत पार्टी के अंदर हो, इस तरीके से अटल जी के लिए कहा जाता था। तो अटल जी को एक तरीके से प्रोजेक्ट किया गया बीजेपी के द्वारा प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, और आडवाणी जी ने एक तरीके से कहते हैं ना कि विष के घूंट पी लिए कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट इन्होंने एक अपनी तरफ से बहुत गजब के लीडरशिप स्किल को शो किया। इसके अलावा देखा जाए तो ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के तौर पे भी रहे, 7वें डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने 2002 से 2004 के बीच में जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे। इसके अलावा सबसे लंबे समय तक होम मिनिस्टर की पोस्ट पर किसी ने काम किया तो वो आडवाणी जी हैं। इसके अलावा इनको पद्म विभूषण भी दिया गया था 2015 में। भारत रत्न हमारे देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, और ये जो पद्म विभूषण है ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इसके अलावा ये एमपी रहे 2019 तक, पहली बार इलेक्ट होकर के आते हैं 1989 में। तो इस तरीके से इनका पॉलिटिकल जो करियर रहा, अगर हम लोकसभा के टर्म्स में देखें तो वो लगभग
30 साल का रहता है। इसके अलावा भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न आपको पता है हमारे देश का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। ये जनरली उन लोगों को दिया जाता है जो हमारे देश में आर्ट, लिटरेचर, साइंस, पब्लिक सर्विस या फिर ह्यूमन एंडीवर के लिए कोई भी अच्छा काम करते हैं, लंबे समय तक अपनी ज़िंदगी को एक तरीके से उसी काम के लिए डेडिकेट करके रखते हैं, तो उन लोगों को ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। इसमें रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन, सेक्स, इसमें कोई सेंस नहीं देखा जाता है कि आप कहाँ के हो, कौन हो। अगर आपने इन सारी कैटेगरीज में से किसी में भी एक अच्छा काम किया तो आपको रिकॉग्निशन मिलता है। अब सवाल ये आता है कि शुरुआत कब होती है? 1954 में। और सबसे पहला जो भारत रत्न अवार्ड जो था वो सी राजगोपालाचारी, जिनको राजा जी बोला जाता था। इसके अलावा हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और आप कह सकते हो सेकंड प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनको मिला। और सीवी रमन जो फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो भारत रत्न अवार्ड देना एक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी बात के चलते अब आपको ये एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। आजकल अवार्ड्स पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछने लग गई है। तो ऐसे में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए, ठीक है? तो इस वीडियो में आई होप आपको एक ग्लिम्स मिली होगी कि क्या जर्नी रही एल के आडवाणी जी की, किस तरीके से इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा इंडियन पॉलिटिक्स में, ठीक है? तो इस डिस्कशन को, इस पर्टिकुलर सेशन को हम यहीं टर्मिनेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।